हेलो स्टूडेंट, मैं नूरुल सर। फिज़िकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा, इसका लेक्चर नंबर 4 है आज। और इसमें आज हम देखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, यानी गैस जो है लिक्विड में कैसे सोलिबल होता है, इसको पढ़ेंगे। फैक्टर क्या क्या है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और इस पे एक लॉ है वो भी आज देखेंगे, हेनरी लॉ। तो पहले सोलिबिलिटी का डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनी गैस विच कैन डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सोलिबिलिटी ऑफ गैस। जितना अमाउंट गैस का है, ये जितना अमाउंट गैस का, मान लो हमने एक लिक्विड लिया और ये इसमें लिक्विड के मोलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर गैस के मोलिक्यूल्स हैं, तो जितना इसके अंदर कितना अमाउंट डिजॉल्व हुआ, हम उसी को यूनिट वॉल्यूम में सोलिबिलिटी कहेंगे। सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोलैरिटी और इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शंस के बारे में लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस करते हैं जनरली या फिर मोलरिटी में। अब देखेंगे फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर क्या क्या है जो सोलिबिलिटी को इफेक्ट करता है। द फैक्टर इफेक्ट द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। नंबर 1 में है नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। अगर the solubility of gases in liquid depends upon the nature of liquid as well as gas, यानी पोलर गैस जो है वो सोलेबल होगा, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर पोलर सॉल्वेंट है उसमें सोलेबल होगा, जबकि नॉन पोलर गैसेस जो है वो जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, उसमें जो है ये होगा। जैसे एग्जांपल के लिए पोलर गैसेस हैं, देखो पोलर गैसेस जैसे HCl है, फिर इसी तरह से NH3 है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जनरली सोलेबल है वाटर में। क्योंकि अगर हम HCl को देखते हैं तो HCl जो है देखो इस तरह से, इस पे क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉड को खींच लेगा। तो इस पे जो है निगेटिव पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और पार्शियल चार्ज जो है डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा। इसी तरह से अगर हम देखें वाटर का भी ये सेट होता है, 11 में तुम लोग पढ़ चुके हो, ये भी इस पे भी प्लस और इस पे माइनस चार्ज डेवलप होता है। अब ये जो पॉजिटिव है इससे जो है अट्रैक्ट हो जाएगा निगेटिव वाला, और ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होंगे और ये गैस जो है इजीली डिसॉल्व हो जाता है। नॉन पोलर गैसेस जो है वो वाटर में जनरली डिसॉल्व नहीं होते हैं। नॉन पोलर गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब वाटर में जनरली डिसॉल्व नहीं होते। ये सब जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे इथाइल अल्कोहल वगैरह इसमें डिसॉल्व हो जाता है। अब दूसरा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर। टेम्परेचर जनरली सोलिबिलिटी ऑफ गैस जो है डिक्रीज करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर कोई भी गैस है तो मान लो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, एक वाटर इसमें लिया और आप इसमें गैस को डिसॉल्व कराना चाहते हो, तो ये प्रोसेस तो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक होता है। अब आप और हीट दोगे तो वो क्या होगा, गैस जो है सो इजीली निकल जाएगा, एस्केप हो जाएगा और सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। इसलिए आपको तो टेम्परेचर को कम रखोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेल्टा H जो है वो हमेशा निगेटिव होता है और डेल्टा S भी निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा
कि जब कंप्रेस करेंगे तो उसका रैंडमनेस या फ्रीडमनेस कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो इसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये फैक्टर निगेटिव है हमारा, ये फैक्टर निगेटिव है, और सॉल्यूशन को सॉल्यूशन बनने के लिए ये डेल्टा जी जो है ये तुम चाहते हो कि गैस इजीली ये हो जाए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो ये भी निगेटिव है। ये वैल्यू निगेटिव आने के लिए, ये निगेटिव है तो ये फैक्टर कम होगा, तभी तो ये निगेटिव आएगा ये वाला वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये वैल्यू के बढ़ने से इसका पॉजिटिव वैल्यू आने लगेगा, इसीलिए इसको निगेटिव आना है तभी डिसॉल्व होगा ये जल्दी जल्दी। अदरवाइज ये एक्सोथर्मिक है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ने लगेगा और उसको वापस हीट मिलेगा तो ये इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यानी गैस डिसॉल्व जो हुआ वो और सॉल्वेंट और गैस में टूट जाएगा। इसलिए जनरली क्या होता है, सोलिबिलिटी जो है गैस की डिक्रीज करती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब तीसरा जो फैक्टर है वो प्रेशर है। प्रेशर जो है जनरली सोलिबिलिटी ऑफ एनी गैस इन ए पर्टिकुलर लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, और इस पे हेनरी ने काम किया था, इसलिए हम लोगों को पढ़ना है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, इसलिए सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम सोलिबिलिटी ऑफ गैस को गैस इन ए सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल फ्रैक्शन, और प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा ये चेंज हो जाएगा इसको। देन हेनरी लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of gas in the solution. If x is the mole fraction of gas and p is the partial pressure of gas, then according to Henry law p is directly proportional to x. अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो मैथमेटिक्स में एक कांस्टेंट लगाते हैं। हेनरी ने कांस्टेंट लगा के एच, वेयर के एच इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट, और इसी इक्वेशन को हेनरी इक्वेशन भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो हेनरी इक्वेशन, हेनरी इक्वेशन। और इसको हम ग्राफ में इस तरह से समझते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन को प्लॉट किया और पार्शियल प्रेशर को वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें से तुम देखो एक प्रॉपर्टीज है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m जो है स्लोप है और c कहलाता है इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट 0 है इसलिए ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू एम एक्स है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, तो इसीलिए स्लोप जो होगा, स्लोप होगा वो आपका इस केस में के एच कहलाता है। तो ये था आपका हेनरी लॉ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ देखेंगे। अब तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, थैंक यू।